हमारे पास 4 धाम होने के बाद, हेमकुंड साहिब, कलियर शरीफ, इन सब होने के बावजूद हम इस स्टेट को उस पर्यटन की स्थिति में आज भी नहीं ले पाए जहां पर हम राज्य में के अपने युवाओं को उसके माध्यम से रोजगार दे सकें। ये जो धर्म की जो राजनीति है, ये ठीक उस परमाणु बम की तरह है। चाहे तो आपको उसका ऊर्जा का इस्तेमाल बिजली बनाने में कर सकते हैं या और ऊर्जा पैदा करने में सकते हैं उस परमाणु का, और चाहें तो आप हिरोशिमा नागासाकी की तरह पूरा देश दुनिया बर्बाद कर सकते हैं। ये उत्तराखंड ना 13 जिलों का उत्तराखंड है होने को, कहने को, लेकिन मात्र 4 जिलों का उत्तराखंड बन के रह गया है। बिल्कुल। नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून मलाईदार पदों के लिए सारे बेईमान जो है वो बेईमानों के पास जा रहे हैं। वो दोनों का चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है कि तू मुझे यहाँ अटैच कर दे, तू मुझे यहाँ अटैच कर दे। नमस्कार, मैं विशाल शर्मा। आज हम आपकी गूंज पॉडकास्ट स्टूडियो में, जहां हर आवाज मायने रखती है, आज हम स्वागत करेंगे अपने पॉडकास्ट स्टूडियो में एक ऐसी सक्सेस से रूबरू कराने जा रहे हैं जो एक ऐसा नाम है, युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं और कई पदों पे रहे हैं। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, पूर्व छात्र संघ सचिव, तमाम संगठनों से जुड़े हुए, प्यार से आपको लल्ला कहते हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। ललित जोशी जी, आज हम स्वागत करते हैं आपका पॉडकास्ट स्टूडियो आपकी गूंज में। स्वागत आपका। धन्यवाद। मैं पहली क्वेश्चन आपसे ये करूंगा कि उत्तराखंड को बने हुए 25 वर्ष हो गए और आप प्रमुख राज्य आंदोलनकारी हैं, और कैसा आप उत्तराखंड का सपना आपने देखा था और आज कैसे उत्तराखंड को आप देख रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, बहुत जब यूथ थे, कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़ते थे, तो उस समय यह आंदोलन शुरू हुआ और हमारी राजनीतिक यात्रा भी वहीं से शुरू हुई। उसी आंदोलन की देन है कि कई लोग आज विधायक हैं, मंत्री हैं, पदों पर बैठे हुए हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 25 साल इस प्रदेश को लगभग बने हुए हो गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ या विकास नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं कहूँगा। मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगा, मैं नेगेटिव आदमी हूँ भी नहीं मैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि विशाल भाई, जो होना चाहिए था, जो उम्मीद और एक्सपेक्टेशन इस भौगोलिक जो परिस्थितियां राज्य की हैं, क्योंकि ये राज्य भौगोलिक परिस्थितियों में, हम उत्तर प्रदेश से जब हट के अलग हुए थे तो वो वहाँ की जो प्लेन्स का इलाका है और यहाँ का जो पहाड़ का इलाका है, इनके रहन सहन, खान पीन, ये तो अलग बात है। उसके साथ बहुत दुर्गम परिस्थितियां, दुर्गम जगह, दुरूह जगह, सीमित खेती की भूमि, मतलब बहुत ही रोजमर्रा की आम चीजों के लिए भी दुरूह जीवन जिन पहाड़ियों में बिताते हैं लोग, उसको लेकर करके ये राज्य का गठन हुआ था। और मैं ये सोचता हूँ कि आज भी पूरी तरह से ये राज्य पर्यटन की तरफ जाए, या ये राज्य बागवानी की तरफ जाए, कृषि की तरफ जाए, ये राज्य क्या नाम है, हमारे पास इतना बड़ा संसाधन होने के बाद, हमारे पास 4 धाम होने के बाद, हमारे पास क्या नाम है आपका, हमारे गुरु महाराज का पवित्र हेमकुंड साहिब, कलियर शरीफ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, 4 धाम जैसे मैं बोल चुका, इन सब होने के बावजूद हम इस स्टेट को उस पर्यटन की स्थिति में आज भी नहीं ले पाए जहां पर हम राज्य में के अपने युवाओं को उसके माध्यम से रोजगार दे सकें, उनको इसको रोजगार परक राज्य पर्यटन से जोड़ करके बना सकें। नीति नहीं बन पाई इतने साल में, ये राज्य किस आधार पर चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा वो है जिसको मुझे लगता है कि इस पर बदलाव आना चाहिए। मैं लल्ला एक बात जानना चाहूंगा, बहुत लंबा अरसा होता है, 25 वर्ष कोई छोटा नहीं होता है। आपकी सरकारें भी रही हैं और आज भी करीब 10-12 साल कहें हम, जो है आज की वर्तमान जो सरकार है, आज भी हम गैरसैंण और देहरादून तक ही सीमित रह गए हैं। आज भी हम पहाड़ की बात करें, लगभग उत्तराखंड में जो बहुत लंबे समय से एक मुद्दा चल रहा है पलायन का, तो पलायन पे क्यों लोग जो है मजबूर हो रहे हैं, क्यों युवा मजबूर हो रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि रोजगार के लिए लोगों को दिल्ली बॉम्बे जाना पड़ रहा है। भाई टूरिज्म प्रदेश है, सब जब बना था तो पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी बड़ा फेमस था, लेकिन आज हर आदमी जो है तराई की तरफ भाग रहा है। क्या कारण हो रहा है?
क्यों युवाओं को जो है नशे में, अगर हम कहें तो पूरा उत्तराखंड लिप्त है? क्या इसी के लिए उत्तराखंड में आपने जो ये लड़ाई लड़ी थी, उस समय आपने आंदोलन करे थे? आपने देखा कि खटीमा कांड हुआ, रामपुरा जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ, कई सारे उस समय ऐसे हादसे हुए जिसमें कई हमारे उत्तराखंडियों ने जो है बलिदान अपना दिया, शहीद का दर्जा हम कहेंगे। तो उस समय जो पीड़ा उसमें लोगों ने देखी, इतनी मेहनत से, इतनी त्याग से जो उत्तराखंड बना, तो क्या आपको नहीं लगता कि आज भी उत्तराखंड जो है बहुत पीछे है? इससे छोटे छोटे राज्य हैं, अगर हम भारतवर्ष की बात करें, इससे छोटे राज्य हमसे बहुत आगे हैं। आज चाहे शिक्षा में देखिए, चिकित्सा में हाल देखिए, आज उत्तराखंड, क्या आपको लगता है कि भाई चिकित्सा शिक्षा में हर चीज में नंबर 1 है? क्या जिस स्थिति में आज उत्तराखंड होना चाहिए था, क्या वो है? क्या आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, मैं पहले बात आपको उस बात का जवाब दूंगा कि लोग पलायन होकर करके नीचे आते हैं, तो देखिए मैं उस पर कहूंगा कि ह्यूमन नेचर, मानव सभ्यता का या ह्यूमन सिविलाइजेशन में ये बात यथार्थ रूप से हर कोने में विश्व के जहां पर भी इंसान वास करता है वो सोचता है कि मैं सुविधाजनक जगह पे जाऊं। तो ये कह देना कि सब पहाड़ से पलायन नीचे होता है और पहाड़ खाली हो जाते हैं, ये बात तो सच है, लेकिन उसके पीछे का दूसरा सत्य यह है कि सबको रोटी, कपड़ा और मकान, चिकित्सा और स्वास्थ्य और अपने बच्चों की शिक्षा ये पाने का अधिकार है। जब आज के दिन में इस 25वें वर्ष में प्रदेश के होने के बावजूद भी हम गढ़वाल और कुमाऊं 2 जोन हमने बना के रखे हैं। अगर आप अल्मोड़ा से ऊपर चले जाएं, पिथौरागढ़ शहर को अगर आप छोड़ दें और अल्मोड़ा से आप ऊपर निकल जाएं, तो आपको आज भी कमोवेश परिस्थिति, मात्र जब ये राज्य नहीं बना था तब से लेकर आज तक मात्र 20% आपको मिलेगा। आज भी चिकित्सा सुविधाएं वैसे ही हैं। आज भी बच्चों के लिए स्कूल, प्राइमरी स्कूल, एक समय था जब तिवारी साहब उत्तर प्रदेश के सीएम थे, घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में, पहाड़ में, मोहल्ले तो नहीं होते पहाड़ में, छोटे छोटे गांव होते हैं, हर जगह आपको बेसिक प्राइमरी स्कूल जरूर मिल जाएगा। उनका कभी भी उच्चीकरण नहीं हुआ। हम उनके घर में उनको रोजगार नहीं दे पाए। हम पर्यटन सीखने के नाम पर करोड़ों रुपया अगर आप निकाल लें, करोड़ों रुपया यहाँ के इस राज्य के अधिकारियों ने और यहाँ राज्य के मंत्रियों ने स्विट्जरलैंड और यूरोप में जाकर के खर्च किया होगा कि किस तरह से अपने इस प्रदेश को बनाएं, जोड़ें। यूरोप की कुछ परिस्थिति उत्तराखंड से मिलती है, लेकिन आज तक कभी पब्लिक डोमेन और यथार्थ में बात नहीं आई। तो देखिए, रोटी, कपड़ा, मकान का हक सबको मिलना है, इसलिए पलायन इसलिए होता है। अब सरकार की जिम्मेदारी क्या है? आज तक नीति नहीं बन पाई। मैंने आपको बताया था भाई, ये स्टेट किस पे चलेगा? ये पर्यटन पे चलेगा, ये धार्मिक पर्यटन पे चलेगा। हम क्या दे सकते हैं? हमारे पास 17 पेरेनियल रिवर्स हैं, 17 सदा नीरा जल, जो जिनमें साल भर जल रहता है, ऐसी 17 नदियां हमारे पास, गंगा जैसी नदी है हमारे पास। उसके बावजूद भी हम बहुत कुछ अगर नहीं कर पाए, तो वही बात कहता हूं, उसमें आम पब्लिक को नहीं दोष दे सकते। मैं सरकार और उनके अधिकारियों को दोष देता हूं, हर सरकार के अधिकारी को। आप ये मत समझिएगा मैं कांग्रेस के लोगों को सेव करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जहां तक जिसने हो सका, लाल फीता साई आपने एक बात कही थी, उसका भी जवाब देता हूं। देहरादून तक सीमित हम रह गए, गैरसैंण हम नहीं बना पाए, ये भी बहुत बड़ा है। आज 25 साल में हमारे स्टेट के जो अधिकारी, मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ तो बहुत अच्छे हैं, संजीदा इस प्रदेश के लिए। अधिकांश अधिकारी सोचते हैं कि अपनी फाइल पर अगर हम गैरसैंण को स्थायी राजधानी बना देंगे तो हमारे बच्चे बड़े बड़े बढ़िया स्कूलों में कैसे पढ़ेंगे। कहने का मतलब उसके पीछे खुद उनका अपना स्वार्थ है, जिसकी वजह से ये प्रदेश आज, जहां हम 25 साल पहले हमने इसको लेकर के चले थे, कम बेस उसी पोजीशन पे है। एक बात को कह करके मैं इसमें ऐड करता हूं, मैं एक छोटे से, कभी कभार मेरा सपना है, मैं कहता हूं कि हमारे जो पहाड़ के राज्य, मैं कई जगह देख रहा था, पहाड़ में क्या होता है, घर बहुत दूर दूर होते हैं। विशाल भाई, अगर इतनी छोटी सी बात, कभी यहाँ डीएम हुआ करते थे मिस्टर, ही वाज सम बंगाली थे, ये 2005-2006 की बात है, उनका नाम मैं भूल गया। तो मैंने उनसे ऐसी बातें, बैठा था उनके पास, मैंने उनसे ऐसी बातों में उनको एक बात, मैंने, भाई साहब, इस स्टेट में जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जब रोड कटती है सैकड़ों पेड़ कट जाते हैं, पहाड़ी को काटना पड़ता है, क्यों ना हम इस स्टेट के अंदर जो परिवहन की व्यवस्था है उसको हम रोपवे के माध्यम से कर दें। उन्होंने कहा, इस सुझाव तो बहुत अच्छा है। मैंने उस समय पर तिवारी साहब के सामने सुझाव रखा भी, तो तिवारी साहब ने कहा भी, लेकिन सरकार उस समय हमारी चली गई। कहने का मतलब है उसके बाद इसको अडॉप्ट किया जाता है। इस तरह के छोटा सा, एक आम आदमी हूं मैंने एक सुझाव दिया था कि हमारे यहाँ जो, उससे क्या फायदा होता है, रोपवे अगर चलता
तो पर्यटन से जुड़ जाते दूर के गांव, और उन लोगों को आने जाने का रास्ता मिल जाता। सड़क काटने में हजारों जो पेड़ों मर जाते हैं, जो काटने पड़ते हैं, और जो पहाड़ियां टूटती हैं, उसका नहीं होता, भूस्खलन कम होता। ऐसी छोटी छोटी सी चीज माइन्यूटली अगर हम करते, फलों की वहां पर 5-10 पेड़ एक घर पे होते हैं, तो वो बेचारा साल में जो है 20-25-50 हजार रुपए उन फल फ्रूट के फलों से कमा लेता। तो इस तरह की भौगोलिक परिस्थितियों को देख कर करके इस प्रदेश का अगर विकास किया होगा तो आज परिस्थितियां बदली होती। लेकिन लल्ला, रोजगार के लिए बाहर जाना या कोई बड़े कहें कि भाई बड़े कोर्सेज करने के लिए आदमी जाता है, वो जाना ही पड़ता है भाई। लोग विदेश भी जाते हैं, है नहीं तो ऐसा नहीं है वो भाई सारी सुविधाएं तो नहीं मिल सकती हम कहें जी हर जगह। लेकिन सवाल इस बात का है कि भाई सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आपकी भी बहुत लंबा समय सरकार रही, हमारे लिए तो भाई उत्तराखंड की बात ही करते हैं हम, सरकार कोई भी हो उससे मतलब नहीं है हमारे को। लेकिन जब आपकी पूर्ण बहुमत सरकार थी तो आज भी घोषणाएं हो रही हैं, पहले भी घोषणाएं होती थी भाई। एक छत्र राज था उत्तराखंड, जिस सोच के हिसाब से बना था। आज क्यों आदमी दबी आवाज में भी क्या, अब तो खैर बहुत ओपन तरीके से कहने लग गया कि भैया तीसरे विकल्प की आवश्यकता है। एकमात्र एक पार्टी उस समय की बात है, लोगों की उम्मीद थी यूकेडी, क्योंकि आप पॉलिटिकल आदमी हैं तो मैं इसलिए बात कर रहा हूं, यूकेडी से बड़ी उम्मीद थी। लेकिन उनके व्यक्तिगत जो भी कारण रहे होंगे यूकेडी के, जिस कारण वो जो आज नहीं है, लोगों की उम्मीदों पर नहीं खरा उतर रही है। लेकिन आज जो है जनता मजबूर है, या तो इसको वोट दे या इसको दे। पहले तो बड़ा लंबे समय 5 साल भाई तू तेरी जिम्मेदारी, 5 साल मेरी जिम्मेदारी। लेकिन आज जनता चाह रही थी, 2022 की बात भी करें हम, 2022 में भी कहीं ना कहीं जनता जो है परिवर्तन का पूरा मूड था। लेकिन आपके व्यक्तिगत जो राजनीतिक आपके बड़े बड़े नेता हैं, उनके व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण जो है जनता को कहीं ना कहीं जो है हताश होना पड़ा। भाई कहीं उत्तराखंड की बात करेंगे हम विकास की बात करते हैं, आज रोजगार की बात कोई नहीं कर रहा। सिर्फ बात कहां हो रही है, धर्म की बात हो रही है। क्या उत्तराखंड भी उसी जो तहत जो दूसरे प्रदेशों का जो चल रहे हैं, उदाहरण कहें, आज यहां उत्तराखंड में रोजगार की बात करें तो सिर्फ ज्यादातर सरकार घोषणाएं तो करती है, स्कीमें लाती है, दुनिया भर की होती है। या तो वो घोटाले की भेंट चढ़ रहे हैं, या वो पेपर लीक के कहीं ना कहीं जो है शिकार हो जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट नहीं मानते आप इसे? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, ये जो धर्म की जो राजनीति है, ये ठीक उस परमाणु बम की तरह है। चाहे तो आपको उसका ऊर्जा का इस्तेमाल बिजली बनाने में कर सकते हैं, या और ऊर्जा पैदा करने में सकते हैं उस परमाणु का, और चाहें तो आप हिरोशिमा नागासाकी की तरह पूरा देश दुनिया बर्बाद कर सकते हैं। तो धर्म की जो राजनीति होती है, वो ऐसा उसका विस्फोट होता है कि आदमी खुद का और समाज का भला बुरा भी सोचना बंद कर देता है। उसकी सोच बहुत कुंद हो जाती है, एक तरह पे ही दम जाता है, उसकी सोच बन जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पाकिस्तान है। अरब भी इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान भी है। धार्मिक सोच ने पाकिस्तान को कहां बर्बादी के कगार पर ला करके खड़ा कर दिया, और अरब मुल्क जिसने किस तरह से अपने धर्म की राजनीति तो करी, लेकिन उसके साथ साथ उसने उस देश को डेवलप भी किया। मेरा इस बात को बताने से मतलब यह है कि जब धर्म की राजनीति की आड़ में इंसान सरकार मेरा कितना बुरा और अच्छा कर रही है सोचना ही बंद कर दे, तो आप क्या कहिए? तो आपका विपक्ष का जिम्मेदारी निभा रहा है। मैं मानता हूं विपक्ष है, आप इसे कहेंगे। मैं मानता हूं विशाल भाई, ये बहुत सही बात आपने कही है। देखिए, इसके कई आपके कारण होते हैं। कहीं ना कहीं हम भी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, कहीं ना कहीं हम विरोध करने के मामले में चूक जाते हैं। विरोध में पॉजिटिव विरोध की बात करता हूं, मैं नेगेटिव नहीं कि सरकार कोई अच्छी बात कर रही है तो हम उसको नेगेटिव कर दें, नहीं। मैं आपको अभी उदाहरण दे रहा हूं। मैंने अपने इलेक्शन के दौरान, अभी इसी इलेक्शन के दौरान 2 बात कही थी। मैंने एक बात बोली थी कि ये बाहर के ठेकेदार बिल्कुल इनका होना बंद होना चाहिए। आज भी कभी भगवान करे आप सब लोगों की जो सत्ता में मैं आया, पहला काम तो मैं जरूर करूंगा। आप इसकी गहराई समझिए। अगर 10,000 करोड़ रुपए हमारे पास केंद्र सरकार से इस राज्य के डेवलपमेंट के लिए आया, नदी नाले, हमारे सड़क, ये सब इसकी किसी की मेंडिंग के लिए या सड़क बनाने के लिए आया, उसमें से 8,000 करोड़ तो बाहर के ठेकेदार खा जा रहे भाई। तो पलायन तो स्वतः होगा। अब आपने उनके लिए सारे दरवाजे खोल रखे हैं, शर्तें इतनी महंगी कर दी और इतनी खतरनाक कर दी कि लोकल का ठेकेदार ले नहीं पाता। ये सारी चीजें धर्म की आड़ में, ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है, इसकी धर्म की आड़ में ये छिपा दिया जा रहा है।
यही सबसे बड़ी चीज है। आपने तीसरे विकल्प की बात कही, कि करके आपको क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं मैं। आपने तीसरे विकल्प की बात कही। देखिए, जब कहीं ना कहीं इंसान का नेचर हमेशा बदलने का होता है, कहीं ना कहीं ये आवाज जरूर उठ रही है, ये बात सही है, आवाज जरूर उठ रही है, लेकिन राजनीतिक रूप से किसी पार्टियों को चलाना इज नॉट अ इजी थिंग, ये आसान काम नहीं है। और आज तो सोशल मीडिया का जमाना हो गया है। आप ग्रास रूट लेवल से लेकर करके जब आपको चलना पड़ेगा, तो आज तो हर कदम के लिए आपके कैमरा आप पर नजर रखे हुए है। आपका कदम दाएं हुआ तो कैमरा आपकी छीछाल इधर कर देता है, बाएं हुआ तो छीछाल इधर कर देता है। ऐसी परिस्थिति में आपको बहुत सी चीजें, मैं साफ गोई के साथ कह रहा हूं, वो किसी पार्टी को चलाने के लिए बहुत पैसा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, ये सब करना पड़ता है। और हमारी एक मेन स्ट्रीम की जो पार्टी है इस समय, जो रूलिंग में है भाजपा, वो इसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से कर रही है। सारे टीवी चैनल्स आप देख लेंगे, बहुत बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने हैं उनके पास हैं। तो सच कैसे बाहर निकल करके आएगा? तो लेकिन आप एक बात बताइए ना भाई, ये बात ठीक है, कहीं मानते हैं हम, डिजिटल प्लेटफॉर्म जब से एडवांस टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ी है तो उसका फायदा और नुकसान दोनों चीजें हैं। लेकिन बात करें ये जो मुद्दे उठते हैं, क्योंकि कोई भी संविधान बनता है या स्कीम लागू होती है, या शिक्षा पे बात हो, चिकित्सा पे हो, किसी भी बात हो, तो सारी विधानसभा लोकसभा से होती है। आपका विपक्ष, क्योंकि आपकी पार्टी है भाई, आप एक बड़े नेता है, सीनियर नेता है, तो इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है भाई, आपका कोई भी नेता सरकार विधानसभा में जब सत्र चलता है वहां पर खुल के बात नहीं करता है। एक्सेप्ट विधानसभा सत्र खत्म होते ही वो सड़कों पर बात करना शुरू कर देता है। अरे भाई, इसका मतलब आप कहां पर आप अपनी जिम्मेदारी, कहीं पर मैं आपको बड़ा क्लियर बोलता हूं, मुझे इस कहने में कोई शक नहीं, कोई इसमें गुरेज नहीं है कि हाँ, कई मुद्दों पर हम चूक जाते हैं, जिसपे हमको सरकार को घेरना चाहिए बहुत सीरियसली, हम चूक जाते हैं। और ये कभी कुछ राजनीतिक मजबूरियों की वजह से हो सकता हो, और कभी सरकार ऐसा माहौल पैदा करती है कि जो है समय बचता ही नहीं विधानसभाओं के अंदर या लोकसभाओं के अंदर जो कि अपनी बात रख सकें। हाँ, मैं ये कहता हूं, इस जीजीविशिका इंसान के अंदर अगर ऐसी हो कि नहीं, बात तो मैं करके रहूंगा, अगर हमारे यहाँ ये पॉलिटिकल जीजीविका कोई बांध ले कि इन सब बातों में चर्चा होगी। मैं आपको विशाल भाई बताऊं, मैं बहुत पहले कहता हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपके पॉडकास्ट पे, ये उत्तराखंड ना 13 जिलों का उत्तराखंड है होने को, कहने को, लेकिन मात्र 4 जिलों का उत्तराखंड बन के रह गया है। बिल्कुल 4 जिले, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून, मलाईदार पदों के लिए सारे बेईमान जो है वो बेईमानों के पास जा रहे हैं। वो दोनों का चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है कि तू मुझे यहां अटैच कर दे, तू मुझे यहां अटैच कर दे। 4 जिलों का उत्तराखंड बन के रह गया। अफसोस है 25 साल में का मुझे इसमें बहुत बड़ा अफसोस है। और मैं कई अधिकारी, विशाल भाई, कई अधिकारी बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसा नहीं कि सारे अधिकारी, लेकिन अधिकांश अधिकारियों को मैं देखता हूं, मैं आपके पॉडकास्ट में नाम नहीं बता सकता, मैं देखता हूं, वो नैनीताल जिले के अंदर, मेरे ही आंखों के सामने नैनीताल जिले के अंदर पिछले 20 साल से जमे हुए हैं। आप उनके बैंक बैलेंस, उनकी संपत्ति को जाकर के देखेंगे तो अरबों में। तो उसमें अधिकारी अकेला ही क्यों जिम्मेदार है भाई? जो सत्ता में होता है वो जिम्मेदारी तो उसकी भी बनती है। यही भाई, तो मैं कह रहा हूं भाई वो किसी तो होगा। मलाईदार जिलों में आने जाने, अपनी पोस्टिंग स्थायी कराने के लिए, मलाईदार पदों में बैठने के लिए यही अधिकारी बेईमान नेता ढूंढते हैं, बेईमान नेता ढूंढते कि तुम मुझे यहीं बैठाए रख। तो दिस इज वेरी सैड फॉर दिस स्टेट। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, मुझे बड़ा इस बार में धक्का लगता है। एक बात मैं और बोलता हूं, देखिए, उत्तराखंड की जो पृष्ठभूमि है, वो जो उत्तराखंड का जो स्वरूप है, हमारा जहां खाली हो चुके पहाड़ हैं, आगामी मैं कहता हूं कि अगर राज्य का परिसीमन होना चाहिए तो भौगोलिक आधार पर होना चाहिए, सिर्फ जनसंख्या के आधार पर नहीं होना चाहिए। यह भी बहुत बड़ा कारण है, यह भी बहुत बड़ा कारण है। जहां ज्यादा होंगे, देखिए, शहरीकरण के साथ बेईमानी होती है, ये इकोनॉमिक्स का नियम है कि जहां शहरीकरण होगा, बेईमान गुंडागर्दी वहां बढ़ती जाएगी। लल्ला, आप मैं क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं आपसे बात करने को, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था उत्तराखंड के लिए, और खास करके हम अपने कुमाऊं की बात करें, जमरानी बांध की बात करें, और जिसमें आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस आंदोलन को लेकर के चलने में। मेरे ख्याल से अभी हाल में आपने देखा भी है
कि भाई ये पास हुआ है, ये सारी चीजें जो है ये इस पे काम भी शायद स्टार्ट हो गया है, तो इसका श्रेय जो है आज की वर्तमान सरकार, क्योंकि जो सरकार होती है जाहिर सी बात है उसकी जिम्मेदारी बनती है उस कार्य को करने में। तो कहीं ना कहीं आपने इसको बहुत लंबा टाइम, इस आंदोलन को कहे, ये भी आंदोलन ही हुआ क्योंकि ये छोटा काम नहीं था जमरानी, क्योंकि पूरे कुमाऊं को जो है इससे सुविधा मिलेगी, तो इसकी जो शुरुआत आपने करी थी। तो आज ये जब ये पूरा प्रोजेक्ट पास हुआ तो आपको कैसा खुशी हुई या क्या आपके पीड़ा है मन में? देखिए, क्यों खुशी नहीं होगी, जिस पौधे को हमने लगाया था तो वो पौधा अगर आज कहीं बड़ा होता है तो खुशी बहुत, बस ये है, हाँ ये है कि देखिए कोई भी एक व्यक्ति संसार में, कोई भी व्यक्ति जीवन में ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसके अंदर अभिलाषाएं, इच्छाएं, अपने प्रति किए गए काम के प्रति संतोष, या दूसरा आदमी आपको कहता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया तो वो संतोष आपको मिलता है। वो संतोष मुझे है। आंशिक एक बात जरूर है कि कई लोग इस बात को जानते नहीं है। ये आंदोलन 2005 में, इसमें नवीन दाजू भी थे, ऐसा नहीं है मैं उनको कभी वो नहीं कर सकता, नवीन दाजू वगैरह इन सब लोगों ने, हम सब लोगों ने मिलकर 2005 में ये जो मृत पड़ी हुई जमरानी बात की फाइल थी तिवारी साहब के सामने रखी थी। आज भी मेरे पास 4 गड्डियां पड़ी हैं जमरानी बात की। उसके बाद सूचना के अधिकार डाल के मैंने कई बार प्रदर्शन किए। उसमें माननीय इंदिरा जी जो है कैबिनेट मिनिस्टर से हट चुकी थी जब 2007 में वो चुनाव हार गई थी, तो कई बार हमारे धरनों में भी आती थी, हम उनको भी कई बार बोलते। जब हमारी सरकार आई इस दौरान मैंने कई सूचना के अधिकार डाले और उस पर जो है कार्य होकर करके आज जमरानी बात बनने की स्टेज पर है। पेपर्स में दिख रहा है, यथार्थ में अभी बहुत सी खामियां जिन्हें पूरा होना है। श्रेय लेने की जहां तक बात है, ठीक है, माननीय यहाँ के सांसद भट्ट साहब जो है उसको श्रेय की बात करते हैं कि सरकार और उनका श्रेय, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सरकार में तो ये कलम की ताकत तो उन्हीं के पास है भाई, कहीं ना कहीं कलम तो उन्होंने ही चलाई होगी। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि उस जमरानी बात के पीछे मैं या हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए थे उन सब का एक मोटिव था कि उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं हैं, स्थायी प्रोजेक्ट्स लगने चाहिए। अगर 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट अगर इधर आता है, जो उस समय की भावना थी, कई मेरे आप पुराने वीडियो सुन लेंगे, मेरे पास मौजूद है, अखबार में कटिंग देखेंगे, तो हम ये चाहते थे कि हमारे स्टेट में हमारे ही बनते हुए बांध में हमारे ही लोग काम करें। इसी उत्तराखंड स्टेट का जो वोटर है, जो यहाँ का निवासी है, वो किसी उसका हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, पहाड़ का हो, प्लेन्स का, कुछ नहीं, लेकिन इस स्टेट का वासी होना चाहिए। तब उसको पता चलेगा स्टेट मेरा है, तब उसे अंदर से फीलिंग आएगी कि मैं इस स्टेट के प्रति मेरा समर्पण है, मैं कहीं पलायन नहीं करूंगा, मैं अपनी स्टेट में काम करूंगा। ऐसी नीतियां दुर्भाग्य से सरकार हमारी नहीं बना पाई। और ये जब मैं आपकी बात 1 मिनट रोकूंगा, अब जमरानी बात की जहां तक बात है, वो आंदोलन हमने शुरू करा था जब हमारे उस आंदोलन बिल्कुल वो फाइल ही खत्म हो गई थी। आज बनता हुआ पौधा है। सरकार को चाहिए कि एक नियम बनाए कि कुछ टेक्निकल काम को छोड़ करके बाकी जितने काम है वो स्टेट पे ही लोकल का बंदा करे, तो उस जमरानी बात के बनने का सपना भी साकार होगा, बिजली भी मिलेगी, पर्यटन भी मिलेगा, नौकायन भी मिलेगा, तमाम तरीके से चहुमुखी विकास होगा। यही जमरानी बात के बारे में मेरा कहना है। लल्ला, आपने जो ये 2025 में जब आपने चुनाव लड़ा था और आप चुनाव के बाद क्योंकि पराजय हुई थी, आपने हाई कोर्ट की शरण ली थी और आपने चुनाव आयोग पर धांधली का भी आरोप लगाया था। और क्या था वो माजरा, क्योंकि आपने बहुत लंबा टाइम जो है सोशल मीडिया के माध्यम से भी, उसके बाद आपको यहाँ पर ऐसा लगा, कुछ था दिखाई भी दिया आपने जनता को, उसके बाद हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने जो है बल्कि रिजेक्ट कर दिया था। क्या था वो? देखिए, मैंने अपने लाइफ स्पैन पे एक बहुत बड़ी मुझे एक सबक मिला कि इतनी बड़ी धांधली मैंने कभी नहीं देखी, कि जहां पर जो पड़े हुए वोट हैं, किसी डब्बे में अगर बाय द वे 398 का ये वोट पड़ा है, तो मेरे सम्मानित जो ओपोनेंट हैं उनको 472 वोट मिल जाते हैं। कुल वोट ही 398 पड़ा, 472 कैसे मिल गया? मैं आपको एक दिखाता हूं, ये देखिएगा, अगर आपका अगर कैमरा देख सके तो ये प्रारूप 19 है। प्रारूप 19 में ये 288 कमरा नंबर है और वार्ड नंबर है 54। ये ओरिजिनल की फोटोकॉपी है। अगर आप इसे देखें तो ये वोट, जो कुल वोटों की संख्या ये लिखी है, जो कि है 398। अब जब ये
इसका गणना होती है वोटों की, तो आप देखेंगे कि 288 में हमारे जो सम्मानित अपोनेंट हैं उन्हें 472 वोट मिलते हैं। कुल वोट 398 पड़ते हैं डब्बे के अंदर, और गिनती में वो 472 निकल जाते हैं एक व्यक्ति को, और 99 मुझे भी दे रखे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, लोकतंत्र का इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता। मैं इसीलिए कोर्ट गया हूं, जिला कोर्ट, क्योंकि न्यायिक प्राधिकरण भारत की एक व्यवस्था है कि अगर आपको तुरंत, अगर आपने जो है कि सबसे पहले आपको जिला कोर्ट में जाना पड़ेगा, जिला न्यायिक प्राधिकरण में जाना पड़ेगा मेयर के चुनाव की, अगर आपने कोई अपील करनी है खिलाफ में। तो मैं वहां गया था, वहां पर जज साहब ने कहा, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, उन्होंने कहा यार मैं अब इस मामले में हम कोई वो नहीं करते, आप देर में आए। यानी कि उन्होंने जो है असल बात थी उस पर कोई चर्चा नहीं करी, मैं पॉडकास्ट में बोल रहा हूं। उन्होंने कहा नहीं आप देर में आए, तो क्योंकि कोर्ट का निर्णय था तो फिर हम उसको लेकर के अब हम हाई कोर्ट गए। तो ये सब कुछ हुआ, और ये इसलिए मैं गया हूं कोर्ट में। चलिए कोई नहीं, खैर आपके लिए अभी कोर्ट का रास्ता खुला हुआ, हाई कोर्ट का। नहीं, अब देखिए हार जीत से मतलब नहीं है। गजराज जी मेरे मित्र हैं, मुझे उनसे कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी मुझे इस व्यवस्था से है, जो व्यवस्था ये हमारे हुई है। अगर इस तरह से व्यवस्थाएं चला करेंगी, और ऐसे एक डब्बा नहीं है, ऐसे बहुत डब्बे हैं, हमने कोर्ट में दे रखा है। चुनाव के बाद आपके कुछ कांग्रेसी नेताओं ने, खास करके जो सीनियर नेता थे, उन्होंने क्योंकि कईयों ने बहुत साथ दिया और उनका एक ओपन बल्कि सोशल मीडिया पे बात चली भी थी, आपको जो है कांग्रेस नहीं हराया, बीजेपी उल्टा हुआ। वहां पर बीजेपी वालों का कहना था कि भाई कांग्रेस ने जिताया, बीजेपी ने हराया। यहाँ पर आपके बड़े नेताओं का आपके लिए था कि भाई कांग्रेस ने जो है खुद ललित जोशी को हराया है, जिताने के बजाय जो है पूरे एक लॉबी लग गई थी कि किसी तरीके से हराया जाए। बहुत कम जो है वोटों से आप चुनाव हारे। तो इस पूरे प्रकरण में जो आपने दिल जीता लेकिन आप चुनाव हारे, तो किस नजर से आप देखते हैं जो आप ही के ऊपर जो है लोगों ने बोला कि यार आप ही के पार्टी ने आपको हराया, बड़े बड़े नेताओं ने आपको हराया, तो क्या है ये पूरा मुद्दा? नहीं, आंशिक रूप से ये सही नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मैं ये कहूं कि आम कार्यकर्ताओं ने तो बहुत साथ दिया मेरा, ऐसा नहीं। आम कार्यकर्ताओं के मन में आज भी इस बात की टीस है, लेकिन बड़े नेताओं ने, उस हार की, बड़े नेताओं ने आपके साथ खड़े दिखे चुनाव प्रचार में, लेकिन एक लोबी जहां कभी जिंदगी में कभी भारतीय कांग्रेस को कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक के इतिहास में कि वोट ना पड़ी और वहां से आप चुनाव हारे हैं, ये क्या माजरा था? नहीं, कई जगह ऐसी भी है जहां भाजपा को कभी बम्पर वोट मिलता था, उस जगह से मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। तो मैं शुक्रगुजार, धन्यवाद देता हूँ सब लोगों ने जिन्होंने सपोर्ट किया। अब बात गई, हर समय उसी मुद्दे को क्या कहें, लेकिन हाँ, 2000 अच्छा चलिए, आप नहीं कहना चाह रहे हैं, वो कह रहा आपका। देखो, एक चीज का मैं तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे आम कार्यकर्ताओं को, आम नागरिक को। ये पब्लिक का चुनाव था, मैं पहले इस बात को भाप गया था। पब्लिक का चुनाव था, पब्लिक ने जो प्रेम दिया। कभी पद में बैठूंगा तो उस पद के साथ न्याय जरूर करूंगा। अगर लोगों की एक्सपेक्टेशन मेरे से ये थी कि यार ललित जोशी ये काम हमको करके देगा, कॉलेज से लेकर करके आज तक अगर कभी आप मेरा इतिहास देंगे, मेरा अंदर से एक जील पैदा ये होती कि यार काम करना है। काम होता है तो मैं भूत की तरह लग जाता हूँ, तो वही जील मेरे अंदर ये रहती। और भगवान करे जील बरकरार रखे। कभी ऐसा मौका मिला तो हम बैठेंगे, जहां तक अब किसने क्या करा क्या नहीं उस बात में बहुत लंबा जाएंगे। तो पहले कांग्रेस के व्यक्ति भी रहे हैं जिन्होंने, बल्कि दूसरी पार्टी ने खुल के आपके व्यक्तिगत जो व्यवहार कहें या आपका जो भी कहें, आपकी मेहनत कहें आज तक की, उन्होंने आपको सपोर्ट भी करा कि नहीं यार हम लल्ला के साथ हैं। अच्छा चलिए, जो खैर हुआ, लेकिन 2027 क्योंकि अब आ ही गया, नजदीक ही है, 2027 को लेकर के आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, पहले तो देखिए कैसा निर्णय होता है पार्टियों का। जो पार्टियों का निर्णय होगा उसके अनुसार से चला जाएगा। जहां तक रही बात इस बात की कि मैंने बोला ना कि जिस इंसान के अंदर से जील, देखिए अभी बहुत परिस्थितियां आगे आने वाले दिनों में बदलने वाली हैं। राज्य की परिस्थिति भी बदल सकती है, परिसीमन और तमाम बातें भी हो सकती है। ये भी परिस्थिति आपकी दावेदारी है 27 में, ऐसा मन में है? आप देखिए, ऐसा है कि
अभी तो कोई इस सब बातों को करने का अभी समय नहीं है। अच्छा, आपने एक चीज बड़ा लंबा टाइम आपके साथ हल्द्वानी में, क्योंकि हर दूसरा आदमी जानता है, आपके साथ बड़ी कश्मकश रही और आपके राजनीतिक गुरु भी रहे हैं आपके कई सारे। आपको अपनी पार्टी से हमेशा लड़ना पड़ा, ये क्या कारण है? आप बल्कि छात्र संघ अध्यक्ष रहे, सचिव रहे, यूथ के लिए आप हमेशा लड़ाई करी, आंदोलनकारी भी रहे, लेकिन आपने बाहर दूसरी पार्टी से तो लड़े, आप हमेशा से लड़ाई अपनी पार्टी से, आपको क्यों जो है ये लड़ाई का सामना करना पड़ता? देखिए, एक बहुत अच्छी बात है, ये बात सही है। देखिए, कॉलेज के मेरा देखो कोई राजनीतिक गुरु नहीं है। मैं एक बात जरूर बोलूंगा, इंदिरा जी के साथ मैं रहा, उससे पहले मैं बहुत छोटा लड़का यूथ था बिल्कुल, तो तिवारी साहब के साथ मेरी बहुत इंटरेक्शंस थी। तो मैंने नारायण दत्त तिवारी जी को काम के मामले में जो उनका कार्य वो करते थे, जो जनता के प्रति वो करते थे, उनका जो समर्पण था कार्य का, मतलब जो कहते थे ना कि यार ये कलम की जो ताकत है ये इंपॉर्टेंट है, इसको पब्लिक के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, वो बहुत, उससे मैं बड़ा प्रभावित था। लेकिन कालांतर में देखो, मेरे घर से कोई बहुत बड़ा नेता नहीं था, मैं तो आम पब्लिक और हमारे यार दोस्त, मैं मतलब दोस्ती को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। उनके साथ मेरा हाथ मिलाना, मेरा प्रेम ऐसा रहा कि मैं आज जहां पर भी छोटा मोटा जो भी, मुझे कुछ लोग जानते हैं, मैं उन लोगों की वजह से हूं। और इस बात का मुझे गर्व है, घमंड नहीं, गर्व इस बात का है कि एक आम घर से, साधारण घर से, आपके मेरे जैसे घर से निकला मैं एक आदमी, जहां मुझे इस शहर में कुछ लोग अगर जानते हैं, और इतना बड़ा करीब करीब 70,000 वोट दिए, मैं 19,500 से हल्द्वानी विधानसभा जिताया मुझे। जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, ना दिया या आगे दे देंगे, मैं सबको प्रणाम और धन्यवाद देता हूं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कि मैं 68-70,000 वोट लेकर करके एक आम घर का व्यक्ति, जिसकी सुबेरे वैसी ही होती जैसे सबकी होती है, और आगे भी भगवान मुझे इसी तरह से रखे, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। मुझे भले ही कोई बहुत बड़ा राजनीतिक मुझे गुरु ना मिल पाया हो, लेकिन फिर भी जीवन में कई ऐसे अच्छे पलों में कई लोगों ने साथ दिया। लल्ला, एक बात जानना चाहूंगा, जैसे पहले का समय था कि कॉलेज से निकला हुआ अगर आदमी चुनाव लड़ता था और वो एमएलए एमपी तक जाता था। आज की राजनीतिक बड़ी महंगी राजनीतिक हो गई है। क्या अभी यूथ के लिए राजनीतिक में स्कोप है क्या, या पीछे बैकग्राउंड चाहिए, या पीछे गॉडफादर चाहिए? बहुत बढ़िया बात। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि एक आम आदमी जो है विधानसभा पहुंच सकता है? बहुत ही मुश्किल। एक तरह मुश्किल, देखिए, दो वजह। एक मुश्किल वो आदमी जो स्वयं बनाता है, एक मुश्किल वो कि प्रतिभा के लिए बहुत पिने हैं जो रोज आपको चुभती रहती हैं। आपकी प्रतिभा को कहने का मतलब है, आम आदमी तो सलाम करेगा, बट अपने ही लोग आपको जो है रोज पिन चुभाएंगे। अगर इन सबसे निकलने की ताकत आज के युवाओं के अंदर है, तो वो जरूर एक ना एक दिन इस स्टेट में अच्छे लोग रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, आम आदमी के व्यक्ति का स्टेज पे पहुंच करके आज के दिन में विधानसभा में पहुंचना इज नॉट अ इजी थिंग, आसान बात नहीं है। बहुत चीजों से गुजरना पड़ता है, बहुत चीजों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि अब मुद्दों की तो राजनीति है ही नहीं। और उसमें ना, अब मैंने एक चीज, मैं आपकी बात को बोल रहा हूं, आपने प्रश्न पूछा था। अब दूसरा चीज ये है कि ये तो रहा राजनीतिक जीवन में कोई आसानी से आपको बढ़ने नहीं देता। दूसरा ये भी है कि आज का जो युवा है वो सिर्फ और सिर्फ ये फेसबुक का युवा रह गया। ये भी कठिन है। वो जमीनी तौर पर उसके पास उसको आज के दिन में देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ये अगर बढ़ के चले तो मैं क्यों नहीं समझ सकता कि क्यों हमारे युवा नहीं निकाल। मैं कहीं देखता हूं युवा है ही नहीं। वो राजनीति को सिर्फ और सिर्फ आशो आराम, पैसे, घोड़ा गाड़ी, और लोग पुलिस सैल्यूट कर रही है, शासन सैल्यूट कर रहा है, इसको ही राजनीति मानते हैं। दरअसल ये राजनीति नहीं है, जनता के लिए लड़ना पड़ता है। मैं जिस पृष्ठभूमि से आया हूं, और मुझे आज इस बात का बहुत, मेरे अपने दोस्तों को मैं ये सैल्यूट करता हूं जिन्होंने मुझे यहां पहुंचाया। एक चीज है, कभी आप सोचिए, ये युवाओं के लिए मैं कह रहा हूं, आपके पॉडकास्ट में कह रहा हूं, इसको जरूर आप डालना, इसको प्लीज मत आप काटना। देखिए, मैंने सुना था, किताबों में पढ़ा था, या व्हाट्सएप या सोशल मीडिया में पढ़ा था कि आप करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। वही एक आपको मैं सारे यूथ को बोल रहा हूं, करते जाइए, आप अड़े रहिए, लड़ते रहिए, सक्सेस एक दिन जरूर मिलेगा। कभी भी आपका किया हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाता, ये भगवान का बनाया हुआ नियम है।
तो आप करते रहिए, हम जैसे साधारण घर के लोगों को लड़ते रहना पड़ेगा। हम क्यों नहीं पहुंचेंगे? इस स्टेट के लिए बहुत संभावना है जो हमारे यूथ को करनी चाहिए। लल्ला, एक बात है, क्योंकि आपने ठीक बात कही, यूथ के लिए भाई पॉलिटिकल ही है, मैंने कहा ना, एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म है जहां से सारा तंत्र, प्रशासन, शासन अगर चलेगा तो भाई नेताओं के हाथ में ये सारा। भाई कहीं भी कुछ भी बात के लीजिए, वो वहीं से स्टार्ट होती है, वहीं खत्म होती है। हम कुछ भी सोचें, उसके सोचने से नहीं होगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि युवा किसकी ओर देखे। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि एक समय पहले तो एक समय होता था कि आंदोलन से कई चीजें बदली जाती थी। देश में बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, युवाओं ने आंदोलन करे। आपने गुजरात में भी एक आंदोलन देखा, और आए दिन कहीं ना कहीं आंदोलन होते रहते हैं। लेकिन उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में आंदोलन चेंज करने के लिए, विकास की बात करें, मुद्दों की बात करें, रोजगार की बात करें, उस पर तो कोई बात करना चाहता नहीं। तो यूथ किसकी ओर देखो कि नेता कोई भी, चाहे आपका विपक्ष हो या पक्ष हो, मुझे नहीं लग रहा कि कोई मुद्दों को लेकर के बात करता है इतने लंबे समय से हम देख रहे हैं। तो किससे आप आशा करोगे? क्योंकि आप भी बहुत अच्छी बात भाई युवा ही है, आप किससे उम्मीद रखते हैं देखिए इस परिवर्तन के लिए? कहना तो आपका बहुत अच्छी प्रश्न है ये। देखिए, यूथ तो उम्मीद अपने नेताओं से ही करेगा। हाँ, नेताओं लेकिन यूथ को भी और हमारे सारे समाज को भी चाहिए कि वो ऐसे नेताओं को चुने जरूर जिनका इस राज्य के प्रति किसी तरह का कोई समर्पण आपको नजर आता हो। प्लीज, ये तो कहूंगी, बिकॉज ये राज्य ऐसे तो खत्म हो जाएगा। 25 साल होने को आ गए विशाल भाई, आप रानी खेत में से ऊपर चले जाइए, जस की तस पोजीशन है, 8-10 रोडें जरूर बन गई होंगी छोटी छोटी। रोजगार का कोई भी सॉलिड साधन वहां नहीं है। हमने कुछ नहीं किया। परिवहन के नाम पर आज भी 2 दिन लग जाते हैं उधर धारचूला मुंशियारी जाने में। क्या हम कहां लेकर, हमारी इतनी खूबसूरत जगह, मैं आपको पहलगाम में जो हमला हुआ, बहुत सुंदर जगह है पहलगाम में, गया हूं वहां पर। लेकिन आपको और बता दे रहा हूं, मैं ट्रैकिंग बहुत करता था, मुझे ट्रैकिंग का शौक 2016 में मैं 2016 के बाद मैं कहीं नहीं गया। मैं गया उधर क्या नाम है आपका, ट्रैक करते हुए लोहाजंग से ऊपर और बेदिनी बुंग्याल से होते हुए आपका देखिएगा नाम भूल जाता हूँ, तीसरा बड़ा जबरदस्त ट्रैक है। मैं वहां गया, वहां पर आपको बेदिनी बुंग्याल दूसरा पहलगाम है, उसके अगल बगल में कम से कम 20 पहलगाम है। हमारे जो बुंग्याल्स हैं, इनको कभी डेवलप नहीं किया गया, अपने आप में पहलगाम है। ये विजन जब तक आप नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि ये स्टेट धार्मिक पर्यटन और पर्यटन पर इतना आगे बढ़ सकता है कि पूरे विश्व का बहुत बड़ा आई कैचर बन सकता है। लेकिन कोई विजन तो रखे सामने, युवा कहां जाएंगे? उनको जब यहां पर से जो पढ़ के गया, वो दिल्ली में, मुंबई में ही उसको जॉब मिलती है, या तो उसको यहां है क्या? मुझे मैं कोई इस बात को कोई दबाव छिपाव के नहीं कहता। आपकी बात काट रहा हूं, आप बहुत धरने देते हैं, बहुत आंदोलन करते हैं, क्या ये सही वक्त नहीं है? कर देंगे? आप अपनी मुझे एक बात बताइए, आप काफल पार्टी आपकी अभी परसों हुई, इससे पहले माल्टा पार्टी, कभी कोई ना कोई ये पार्टियां होती रहती है, इसमें लाखों रुपए वेस्ट होता है। मुझे एक बात बताइए, क्या आपके बड़े नेता किस दिन रोजगार के लिए, विकास के लिए क्यों नहीं आंदोलन करते हैं? नहीं, मैं ना वो विधानसभा में करते हैं, ना वो बाहर करते हैं। अगर उत्तराखंड जब चुनाव आता है, तब तो आपके सारे नेता लग जाएंगे जी दुनिया भर के बड़ी बड़ी बातें करने में। आज की डेट सही समय है, क्यों नहीं बात करते? नहीं, बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं है, नहीं बात करते, बल्कि ये कहना चाहिए कि हमारी बात को सही तरीके से रखा नहीं जाता। तो कौन रखेगा? मैं आपको एक, विशाल भाई, रोजगार का मैं आपको बताऊं, पहले आप समझिए, हमारे पास रोजगार, भाई आपके घर में, घर रोड के साइड पे है, आपने दीवार तोड़ी और छोटा सा एक दुकान बना ली, आपने अपने परिवार की संपत्ति से अपना रोजगार पैदा कर दिया, ठीक है? ठीक उसी तरह ये स्टेट है, एक परिवार। इस परिवार के अंदर हमको ये पहले देखना पड़ेगा हम रोजगार कहां दे सकते हैं। हम फल, फ्रूट्स, पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, हम इन सब में रोजगार दे सकते हैं। हम अपने पानी का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम जल विद्युत परियोजनाओं से यहां कमा सकते हैं। इनकी पूरी एक शेड्यूल बन करके, जो कि 25 साल में नीति, जो मैंने बात कही थी कि नीति नहीं बन पाई कि स्टेट आखिर चलेगा कैसे, वो दुर्भाग्य की बात है। मैं आपको बता रहा हूं, छोटा सा हल्द्वानी है, यहां पर कौन सी फैक्ट्री, आप मुझे बताएं, कौन सा रोजगार है? एक लगा पड़ा रोजगार, ये गोला है, ये गोला भी बाहर के लोगों के हाथ में दे दी गई। दुर्भाग्य है, कोई नहीं बोलता। तो मैं आपको बता रहा हूं, इतना बड़ा दुर्भाग्य है इस स्टेट का। शायद मैं अगर कहीं पर पद में बैठा होता, किसी हालत में, मैं आपको सही बता रहा हूं, मन से बड़ी मुझे गुस्सा आती इस बात की। सब चुप है, 8-9 हजार डंपर चलते हैं यहां पर लोकल के लोगों के,
धीरे धीरे देखिएगा ये गोला, अभी तो ये 4-5 लोग आए, पता नहीं कहां, गुजरात से कोई कहीं से आया, अपने पर्सनल क्रशर हैं और जहां चाहे मन माफिक खनन करते हैं। ये आम दूसरा आदमी खनन करता है, उसके लिए आपकी सारी गवर्नमेंट की एजेंसी उसके पीछे पड़ जाती है। एक चीज आप आज के पॉडकास्ट में आपको बोल रहा हूं, लोग डरते होंगे, मैं नहीं डरता। ये स्टेट ऐसा हिली राज्य है जहां पर खनन होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्या करेगा हमारे यहाँ का बच्चा? किस बात की डर है आपको? गलत खनन कर रहे हैं आप, उस पर जरूर करिए, उस पर लगाइए आक्षेप, उस पर पेनल्टी लगाइए, लेकिन खनन होने चाहिए। वहां खड़िया बंद है, बागेश्वर में खड़िया बंद है, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। हम किसको आपने बोला ना, तो मैं आपको ही बोल रहा हूं, इस पर बातचीत होनी चाहिए। अगर हमारे अधिकारियों की गलती से अगर माननीय उच्च न्यायालय ने कोई फैसला अगर लिया है तो उसको शीघ्र काउंटर करना चाहिए सरकारों को। रोजगार वहां से लेकर हल्द्वानी तक फैला है उसका, वहां से खड़ी आती, यहां पर खड़िया के तमाम पाउडर के प्लांट्स लगे हुए हैं, यहां से बाहर को जाता है, राजस्व मिलता है हमको। तो जो हमारी अपनी खुद की चीजें थी वो तो है ही नहीं, उस पर कोई बोलता ही नहीं है। लेकिन जो आप खड़िया की बात फैक्ट्रीज नहीं है, नहीं, खड़िया जस्ट एन एग्जांपल, बंद करा, सुनिए, खड़िया जस्ट एन एग्जांपल, उस पर जाना नहीं चाहता, उस पर मैं जाना नहीं चाहता, तो एग्जांपल दे रहा हूं भाई। जो चीज हमारे पास है मौजूद, हम उसी से तो रोजगार देंगे। पर्यटन नीतियां ऐसी बनी नहीं, ढंग की सड़कें नहीं है रानीखेत से आगे, लिहाजा पर्यटक जाता ही नहीं भैया, नहीं जाता। नहीं, आप पर्यटन की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि उत्तराखंड नैनीताल रह गया ले देकर, पर्यटन से उत्तराखंड की पहचान है पूरे अगर वर्ल्ड में। उत्तराखंड के पास है ही क्या भाई, एक जल जंगल जमीन थी और क्या भाई। एक खनन की बात करें, वो आप जैसा कि बता रहे हैं कि बाहर वालों को ठेके मिलने लग गए हैं, जो भी है। और लेकिन पर्यटन की बात करें, आज की डेट में हजारों युवाओं को जो अगर रोजगार की बात करें तो पर्यटन ही एक ऐसा माध्यम है जिस वजह से रोजगार मिला हुआ है भाई। चाहे होम स्टे के माध्यम से मिला या छोटे छोटे होटल्स रिजॉर्ट से आप जो भी कहें भाई। सरकार की क्या सुविधा है विशाल भाई? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, सरकार से पूछना चाहता हूँ। हाँ, हिमाचल से आप करिए। लोग कश्मीर क्यों जाते हैं घूमने, क्यों हिमाचल जाते हैं? मैं सर एक आपको बात को काटता हूं, मैं फ्रांस गया, उन्होंने अपने, हमारे से खूबसूरत नहीं है, याद रखना, बहुत ही सुंदर प्रदेश है हमारा। मैं एक दो जगह और गया जहां पर मैंने हिली जगह पर देखी, उन्होंने अपने आम नागरिक से उस व्यवसाय को इतना कस करके जोड़ रखा है कि कोई लूटा पार्टी नहीं, पर्यटक के साथ व्यवहार बिल्कुल सटीक, रोडें चौड़ी चौड़ी। भाई आदमी यहां पर पर्यटन करने आ रहा है, उसको अगर सरकार सुविधा नहीं दे रही है तो एक आम आदमी करोड़ों रुपए की रोड बना करके कभी नहीं चलेगा। छोटी छोटी बातें, 143 नहीं हो पाती, दाखिल खारिज नहीं हो पाती, कहां से आएगा हमारे पास पैसा? भू कानून आप बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं? भू कानून जो ऑलरेडी हमारे यहां तमाम भू समस्या इस हल्द्वानी के अंदर ही है, वहां दमोह की समस्या, सुभाष नगर, सब ये नजूल भूमियां जो है, इन पर कोई कानून नहीं बनता। जहां से पैसा आना हो सारे कानून बन जाएंगे। ये दुर्भाग्य है, इस पर कोई नहीं बोलता, बोलना चाहिए। हम जब तक रोजगार वाली बात है, बिल्कुल सही कही, हमारे नेता गणों को इस राज्य की नीति का निर्धारण करना पड़ेगा। अन्यथा मैं आज आपको बता रहा हूं, यहां तो नहीं, सुदूर अंदर जहां नशाखोरी अब धीरे धीरे अपना घर बड़े स्तर पर बनाते, पहले वहां पर अब वहां ड्राई नशा पहुंच रहा है। लेकिन लल्ला, एक बात है, जो आपकी पार्टी की बात करें मुद्दे, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास उत्तराखंड को लेकर के, और उत्तराखंड लोगों में पीड़ा भी है, और आपसे इसलिए बात कर रहे हैं कि आप राज्य आंदोलनकारी भी हैं। और वर्तमान में मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि भाई कहीं ना कहीं आपकी जो पार्टी है, गुटबाजी की वजह से जो है, जो सबसे बड़ा नुकसान आपको 22 में मिला या पहले मिला, या आज भी जो कहे, एक तो कुआं गढ़वाल में बढ़ जाता है, दूसरा गुटबाजी जी वो इस गुट का है या इस गुट का है। मुझे एक बात बताइए ना कि आप, ना तो आपके नेता विधानसभा में कोई तैयार है बिल्कुल लड़ना जिसे कहते हैं, भाई उत्तराखंड की लड़िए, आप अपनी इंटरनल आपकी क्या समस्या है वो आप की पर्सनल होंगी आपकी पार्टी की, लेकिन समाज की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, क्यों नहीं लड़ने को? जनता जो तीसरे विकल्प की बात को देख रही है, वो यही कारण है। क्या आप अपनी असफलता नहीं मानते अपनी पार्टी की, कि जिस कारण तीसरे विकल्प की ओर देख? आपका प्रश्न जायज हो सकता है, आंशिक रूप से आपका प्रश्न गलत नहीं है, सही आप कहते हैं। देखिए, बात आपने बिल्कुल अच्छी कही है कि हम लोगों को जो है इस चीज को सदन पे बहुत स्ट्रांग तरीके से उठाना चाहिए।
हमारे रोजगार, हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर होनी चाहिए। खाली कागज में हमने लिख दिया कि हमने जो है फला फला जगह को बहुत बड़ा स्टेट बनाना है, बहुत बड़ा जो है पर्यटन स्थल बनाना है, खाली कागज में लिख दिया। 50 साल बाद वो बन करके तैयार हो रहा है, तो ऐसी नीतियों का क्या फायदा। हमारी नीतियां हमारे पर्यटन के अनुसार बननी चाहिए, वही हमारी रीढ़ है। क्योंकि 63% जंगल है हमारे पास, मात्र जो है कितना आपका बहुत से बहुत 33-34% हमारे पास जो है भूखंड है, उसमें से कई जगह, हाँ इतने ज्यादा नहीं है, 63% जंगल है हमारा पूरे स्टेट का। तो हमको जो बाकी जो हमारे जंगल ही देखने, हमारे पानी देखने जो लोग आ रहे हैं, उसका किस तरीके से बढ़िया कर करके हम इस्तेमाल करें, ये हमारी नीतियां होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य से देखिए, बोलते हैं ना कि चैरिटी बिकम्स एट होम। हमने ये हिमालयी राज्य कह तो दिया कि साहब उत्तराखंड 7 सिस्टर्स में की तरह एक स्टेट है, लेकिन राजधानी कहां है? सबसे सुगम जगह पे। और उसको आप बनाएं, एग्जाम्पल सेट करें, स्थायी राजधानी हो कैसे। लल्ला, टूरिज्म को लेके अभी आप नैनीताल देख रहे हैं, जिस अभी निरंतर ये 3 महीने का सीजन होता है, और ये जाम को लेकर के जो समस्या हो रही है, अभी ये कल परसों की बात थी कि पहली बार ऐसा हुआ कि 12 घंटे का जाम मिला। तो हमारे पास कोई नेट अगर कहें कोई प्लान सिर्फ कागजों में, प्रैक्टिकल तो रोज फेल हो जा रहे हैं, विशाल भाई कारदम से ऊपर फेल जा रहे हैं। विशाल भाई, मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, 8 महीने पुराने देख लीजिए, चुनाव के बाद भी वीडियोस देख लीजिए। 2000 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी, ऐसा बोला जाता है कि आया। मैं पूछना चाहता हूं पैसा कहां खर्च हुआ? आपने पूरा तमाम दुकानें तोड़ दी और चौड़ीकरण कर दिया, साहब काठगोदाम तक का ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? ये अंग्रेजों के जमाने की बनाई हुई सड़क थी, इसका चौड़ीकरण कर दिया हमने सिर्फ 50-60 साल में, और कुछ नहीं हुआ। कहने का मतलब है यही बात में भीमताल और हल्द्वानी से भीमताल पूरा, विशाल भाई पूरा का पूरा हल्द्वानी से भीमताल पूरा कुमाऊं ये रोड चलती है, एक ही रोड चलती है। उस रोड का आज तक चौड़ीकरण नहीं हुआ, जबकि ये कम से कम 3 लेन बन जानी चाहिए थी भीमताल तक। 4 साल हो गए आपको और मेरे को देखते हुए ना। पूज्य नीमकरोड़ी महाराज जी के आश्रम में लोग श्रद्धालु जाते हैं, मैं भक्त हूं उनका, मैं रोज हर आए दिन वहां जाकर के देखता हूं। 4था-5वां साल है मेरे, देखते देखते हर साल जाम लगता है। आज मैं अधिकारी से पूछता हूं कि रोज जरा सा आम नागरिक कुछ दाएं बाएं कर देता है, कुछ छज्जा आगे बढ़ा देता है, तो उसकी ऐसी की तैसी कर देती है जो अधिकारी, ये तुम यहां क्यों नहीं आते, तुम यहां क्यों नहीं देखते, ये क्यों नहीं बनता, सड़क चौड़ीकरण कैसे क्यों नहीं हो सकता, तुम क्यों नीतियां नहीं बना सकते? अच्छा, खड्डे तुम नहीं देख रहे हो? 4 साल खड्डे भी कब भर जाते हैं? जब बिल्कुल सीजन तैयार हो जाता है, उस समय खड्डे सारे काम तब शुरू होते हैं जब सीजन हो जाता पीक में। एक ट्रक रोड में रेता पड़ा रहेगा तो पूरा जाम लगता है भाई साहब। बिल्कुल। तो ये कोई नीति नहीं है, बस हमारे अधिकारी जो है वो भी दुर्भाग्य से राजनीति का जो एसेंस होता है ना, उन पर आ गया है। वो भी अपने आप को नेता समझने लग गए अधिकांश। वो उनका जन सेवक होने से ज्यादा वो अपने आप को हाईलाइट करने में ज्यादा लगे। तो मेरे को ये बात का, इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि कुछ अधिकारी तो बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ, अब मैं कहता हूं कि अधिकारी गणों को ये जिस दिन ये वर्क कल्चर नहीं सिखाया जाएगा हमारे नेताओं के द्वारा, अच्छा लल्ला, हल्द्वानी को लेकर के आपका जो है, क्योंकि बड़े आप चुनाव टाइम में भी बड़ी आपने अपनी ओर से कोशिश करी हल्द्वानी जनता को एक जो कमिटमेंट करे थे, अभी आने वाले समय में हल्द्वानी को लेकर के आप क्या, आपका कुछ प्लान है यहाँ के लोगों को लेके या विकास को लेकर के, या सोच जो हल्द्वानी को लेकर के क्या रखते हैं? देखिए, मेरा तो अपना साफ बड़ा जरा क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे दूं। मैं ये चाहता हूं, हल्द्वानी एक शहर ऐसा है, फूटिल है, जहां पर पहाड़ का हर आदमी आकर करके एक आशियाना बनाना चाहता है। हमको सबसे पहले एक वैकल्पिक रास्ते का निर्माण करना पड़ेगा, जो गोला पार से होते हुए वो जो सामने वाली पहाड़ी है, गोला बैराज वाली पहाड़ी से ऊपर ही ऊपर निकल जाए, शहर में वो ट्रैफिक ना आए। पहली बात, ये जाम बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, हमारा जो लोकल है, मैं आपको उदाहरण देता हूं, हमारे मेन रोड पर, अरे तब परिस्थिति आज से 20-50 साल पहले और थी, आज दूसरी हो गई। 50 साल पहले शहर में 1 लाख आदमी रहता था, अब शहर के अगल बगल 7 लाख आदमी रहता है। 7 गुना ज्यादा जब पॉपुलेशन बढ़ चुकी है तो आपको उसके अनुसार चलना पड़ेगा। हमारे शहर के बीच में 5 एकड़ जमीन लगभग खाली होगी। सारे ऑफिस एक जगह जब शिफ्ट होने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, कमिश्नर साहब का ऑफिस हो, डीएम साहब का ऑफिस हो, चाहे एसडीएम साहब का, चाहे तहसीलदार का, नीचे क्लरिकल स्टेट में सब एक जगह बना दीजिए। वहीं पर बहुत चौड़ीकरण कर करके लोगों के वाहन पार्किंग होनी चाहिए। मेन रोड में
एक डीएम साहब का ऑफिस है, कोई तहसील है, एकदम एसडीएम है, एकदम कमिश्नर साहब का वो है। लोग जब उनसे मिलने जाते हैं या वही काम होता है, उन्हीं ऑफिस में काम होता है, तमाम जाम का बहुत बड़ा कारण। एक चीज और बता रहा हूं, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। नैनीताल है, उसी नैनीताल में हाई कोर्ट भी है, उसी नैनीताल में पर्यटन ने भी आना है, होटल भी चल रहे हैं, उसी नैनीताल में कचहरी भी है। नैनीताल एक ऐसी तहसील है जहां आपका रामगढ़, सतौली, आपका ये काला ढूंगी, कोटाबाग का बहुत बड़ा क्षेत्र, जिला है, सारा का सारा काम वहां होता है। अरे पर्यटन सीजन में इस नैनीताल, अगर आपने जान से बचाना है तो इस पर्यटन सीजन में आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि तहसील कम से कम 4 महीने तक वहां डाल दो जी, काला ढूंगी में, जिससे कि अब बंदा ऊपर ना जाए, सिर्फ पर्यटक अधिकांश ऊपर जाए, उसको सुविधा मिले। 4-4 घंटे पर्यटक अगर ऐसे रहा, दोबारा नहीं आएगा आपके यहाँ। अच्छा, लल्ला बुढ़ा के पास कुआरब में आपने आए दिन देख रहे हैं, रोज पेपरों में आप पढ़ते हैं, वहां रोड टूट जा रही है आए दिन, उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, जिस वजह से टूरिस्ट ना कोसा नहीं जा पा रहा है ना मुंशियारी, क्योंकि भाई मेन एक ही इकलौता हाईवे है हमारे पास। मैं कह ही वही रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है नहीं, नीति आपके पास नहीं। अगर प्रायोरिटी में आप इस नीति को रखते 25 सालों में, नहीं, पर्यटन के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सारा रोज टूटता है। आज जब से मैं छात्र राजनीति करके उत्तराखंड आंदोलन में जाता था, तब से आज तक देख रहा हूँ रोड टूटी, आज तक, मतलब कोई है ही नहीं, उसका कोई परमानेंट समाधान, कोई सोल्यूशन आपके पास परमानेंट नहीं है। और आप कहते हैं हम पर्यटन को अपने आमंत्रित करेंगे। साहब आइए, उत्तराखंड इनक्रेडिबल उत्तराखंड, आपका स्वागत है। अरे स्वागत तो आप करेंगे, सिर्फ नारे लिख देने से कुछ नहीं होता, यथार्थ के धरातल पे आपको काम करना पड़ेगा। तभी मैं बोल रहा हूं कि पर्यटन की नीति है ही नहीं। जहां पर्यटन की नीति नहीं है, वहां रोजगार की नीति नहीं। अच्छा लल्ला, एक पर्सनल सवाल है, कभी जीवन में, क्योंकि आपकी कहानी, आपकी जुबानी जो हमारा एक टैगलाइन है, जहां हर आवाज मायने रखती है, कभी जीवन में ऐसा पल आया जब आपको लगा हो, बहुत हताशा हो जाती है ना, संघर्ष करते करते एक पीड़ा होती है आदमी को, यार कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, बिल्कुल रोने जैसा हो जाता है आदमी, और भगवान से एक ही उम्मीद रखता है, और सिर्फ अपने परिवार को बात शेयर कर सकता है। कभी जीवन में ऐसा पल आया आपकी? एक नहीं, बहुत बार आया, लेकिन हमारी माताजी की शिक्षा और सबसे पहले अपने इनर एक कॉन्फिडेंस ने उस सोच को, उस इरादे को मरने नहीं दिया जिसको लेकर के मैं चला था। एक इंसिडेंट बता रहा हूं। मेरा बहुत अच्छा संबंध इंदिरा जी से रहा, लेकिन 2013 में जो भी परिस्थितियां रही, मेरा उनसे वो हो गया, और बहुत सीनियर लीडर थी, मैं उनको प्रणाम भी करता हूं। उसके बाद कई ऐसे इंसिडेंसेस घटे आए जहां मैंने सोचा कि मेरा लाइफ में शायद कहीं राजनीतिक लाइफ का ये अंत तो नहीं। लेकिन मैंने फिर वही बात बोली कि देयर इज अ सुपर नेचुरल पावर जो आपकी मेहनत के साथ साथ चलती है। उसे आप चाहे भगवान कह लें, एक कोई ना कोई ऐसी पावर है जो आपके साथ चलती है, आपकी मेहनत के साथ चलती है, आपके विचारों के साथ चलती है। तो अपने विचार और अपनी मेहनत को जो पल आए, जो आपने कहे हैं, तो ऐसे बहुत पल आए। कई पल, एक दफ़े ऐसा था कि कुछ टिकट विकट नहीं मिला, तो मेरे दिमाग में कुछ एक ऐसा आ गया कि मैंने कहा यार बॉस, मतलब आई शुड क्विट नाउ। कि फिर मेरे मन पे एक चीज़ आई, जो हमारी माताजी दरअसल जो है वो अर्ली डेथ हो गई थी, उनकी पिताजी की भी अर्ली डेथ हो गई थी, तो आधे इरादे तो वहीं से मजबूत हो गए थे, क्योंकि मेरे फादर की डेथ दरअसल बहुत जल्दी हो गई थी। तो जिम्मेदारियां और धक्के खाते खाते इंसान एक मैच्योर परिस्थिति में पहुंच जाता है बहुत जल्दी। तो मैं बहुत जल्दी मैच्योरिटी की तरफ चला गया था। तो झटके सहने की आदत, उतना बड़ा फादर की डेथ का झटका सह करके फिर मदर की डेथ का झटका भी जो सहा, तो उसने मजबूत तो बना दिया था। तो उस मजबूती का आधार मेरे काम आया और मैं अपने आप को फिर बढ़ाते चला गया। अब मैं हर परिस्थिति के लिए तैयार रहता हूँ, मजबूत रहता हूँ कि, और इरादे कमजोर नहीं करने देता खुद के। लल्ला, आप यूथ के एक आइकॉन भी हैं और काफी युवाओं को आपसे एनर्जी भी मिलती है, और बहुत अच्छी बातचीत रही। और मुझे जैसा लगा था कि भाई आप, क्योंकि युवा इसलिए बोलते हैं कि आप आज भी युवा ही लगते हैं, आज भी आपको देखकर कोई ऐसे कहेगा यार 26 साल का लड़का है, और इसीलिए लोग प्यार से आपको लल्ला भी कहते हैं। लल्ला, अंतिम में आपसे संदेश के रूप में उत्तराखंड के लिए और आपकी गूंज पॉडकास्ट स्टूडियो के लिए आप क्या
अपनी शब्द। देखिए, संदेश तो मेरा एक बात का बहुत साफ सी है। मैं ये चाहता हूं कि इस राज्य की नीति बने। इस राज्य में हम अगर अपने युवाओं के लिए कोई नीति न बना पाए, हमारी बात सिर्फ हमारे स्टेट के सबसे सुगम इलाकों तक की रहने के लायक उनके लिए ही सिर्फ नीतियां अगर बने, और हम ये उम्मीद करें कि हमारा राज्य एक दिन विश्व के पर्यटन के पटल पर होगा, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ हमारे पास है उसका इस्तेमाल हमारे बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए होना चाहिए। सरकारों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, हमारे नेताओं की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इतना और मैं आपको ऐड करूंगा कि आप जो भी नीति निर्धारक हैं वो अपनी गिरवान पर झांक करके देख लें कि मैं मानता हूं कि आप कुछ दिन सत्ता में बैठ कर करके बहुत सा धन कमा लेंगे, बहुत कुछ कमा लेंगे, लेकिन एक लीगेसी अगर आप छोड़ कर करके जाएंगे, ऐसी लीगेसी जो हिमाचल प्रदेश में यशवंत सिंह परमार ने छोड़ी थी, जिस व्यक्ति ने उत्तराखंड की तरह ही वो प्रदेश था, जिस व्यक्ति ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को वहां के फल के रोजगार से, वहां के पर्यटन के रोजगार से, वहां की इस तरह की नीतियां बनाई कि वहां का बच्चा बच्चा पर्यटन क्या है इसे जानता है। प्लीज कृपया ऐसी नीतियां बनाएं, अदरवाइज बहुत जल्दी ये स्टेट की डेमोग्राफी इस तरह से बदल जाएगी और इस स्टेट के बनने का कोई लाभ नहीं रहेगा। चलता रहेगा जो शहर, जो जिले, जो गांव कभी पुलिस के बगैर भी एक पटवारी कानून व्यवस्था को संभाल लेता था, आज वहां पर कई कुरीतियां आ गई। कारण हमने अपनी संस्कृति को सहेज के रखने की कोशिश करी नहीं। हमारी सरकार ने, हमारी नीति निर्धारक ने, जो कुछ भी चल रहा है वो स्थानीय लोग अपनी कैपेसिटी पे कर पा रहे। कृपया इस चीज पर ध्यान दीजिए, अदरवाइज ये स्टेट एक फेल्ड स्टेट न बन करके रह जाए। धन्यवाद। लल्ला, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपकी गुंज स्टूडियो में समय दिया और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं आपकी जो है उज्जवल भविष्य हो, और फिर मिलते हैं किसी ज्वलनशील मुद्दे को लेकर के आपसे पुनः बात करेंगे। और आपका जो है पुनः आभार और धन्यवाद। जय। थैंक यू।